हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अध्याय 6 में आगे बढ़ते हुए अवकलनीयता या डिफरेंशियबिलिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब कोई फलन y बराबर f(x) किसी बिंदु पर अवकलनीय कहलाता है यदि उसके उस बिंदु पर एक अद्वितीय स्पर्श रेखा का अस्तित्व हो, अर्थात ना तो एक से कम और ना एक से ज़्यादा स्पर्श रेखा हो। इसके लिए वक्र ना तो टूटा हुआ होना चाहिए और ना ही अचानक मुड़ने वाला होना चाहिए, अर्थात उस पर्टिकुलर पॉइंट x बराबर a पर फलन का वक्र सतत होना चाहिए और साथ में अचानक मुड़ने वाला नहीं होना चाहिए, जिसको हम शार्प कॉर्नर भी कहते हैं। अब इस बात का मतलब आगे वाले डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। एक फलन y बराबर f(x) के वक्र पर विचार करते हैं, जिस पर हमने कोई बिंदु a लिया, यानी कि x बराबर a, और इसके इस बिंदु पर हम लोग स्पर्शरेखा खींचते हैं। तो अब ध्यान से देखिए कि इस बिंदु पर केवल और केवल एक स्पर्शरेखा का अस्तित्व होगा। इसका मतलब कि x बराबर a पर दिया गया फलन अवकलनीय होगा, और यह भी स्पष्ट है कि इस बिंदु पर फलन सतत भी है। अब यदि दिया गया वक्र कुछ इस प्रकार से अचानक मुड़ रहा हो किसी बिंदु पर, जैसे वो बिंदु हम ले लेते हैं x बराबर a, तो इस स्थिति में बिंदु x बराबर a पर दो स्पर्श रेखाओं का अस्तित्व हो सकता है, यानी एक से ज़्यादा स्पर्श रेखाएं। तो इस स्थिति में भी हम दिए गए फलन को x बराबर a पर अवकलनीय नहीं कह सकते। लेकिन यहाँ ये भी स्पष्ट है कि दिया गया फलन x बराबर a पर सतत होगा। और अंत में मैं एक ऐसा वक्र ले रहा हूँ जो x बराबर a पर टूट जाता है, यानी सतत नहीं है। तो आप ध्यान से देखिए, इस बिंदु पर आकर इसके ऊपर कोई भी स्पर्श रेखा नहीं बन सकती, यानी इस स्थिति में कोई स्पर्श रेखा का अस्तित्व नहीं होगा। तो इस स्थिति में भी हम दिए गए फलन को बिंदु x बराबर a पर अवकलनीय नहीं कह सकते। और ये भी स्पष्ट है कि इस बिंदु पर फलन असतत है। तो इस प्रकार ये स्पष्ट है कि किसी बिंदु पर फलन के अवकलनीय होने के लिए उसका अचानक घुमावदार वाला नहीं होना चाहिए और असतत भी नहीं होना चाहिए, और ज्यामितीय रूप से उस पर केवल और केवल एक स्पर्शरेखा का अस्तित्व होना चाहिए। अब इन दिए गए तीन जो मैंने डायग्राम लिए हैं, इन डायग्राम के बेस पर इसके कुछ गुणधर्म देखने की कोशिश करते हैं। पहला जो डायग्राम हमने लिया है, इससे ये स्पष्ट है कि अगर कोई फलन किसी बिंदु पर अवकलनीय है तो वह निश्चित तौर पर उस बिंदु पर सतत भी होगा। दूसरे डायग्राम से ये स्पष्ट है कि अगर कोई फलन किसी बिंदु पर अवकलनीय नहीं है तो वह सतत भी हो सकता है, या यूं कहूँ कि सतत होना अवकलनीय होने की गारंटी नहीं है। और तीसरे डायग्राम से ये स्पष्ट है कि अगर कोई फलन किसी बिंदु पर सतत नहीं है तो निश्चित तौर पर अवकलनीय भी नहीं हो सकता। तो इस आधार पर इसके गुणधर्म होंगे: अवकलनीय फलन होना सतत होने की गारंटी है, यानी अवकलीय फलन सतत भी होते हैं। दूसरा गुणधर्म, सतत होना अवकलनीय होने की गारंटी नहीं है, अर्थात सतत फलन आगे चलकर अवकलनीय भी हो जाए ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। और अंत में, यदि फलन सतत नहीं होगा तो निश्चित तौर पर वो अवकलनीय भी नहीं होगा। अब यहाँ फिर से वही मुश्किल है कि प्रत्येक फलन का ग्राफ बनाना और फिर ये देखना कि फलन अवकलनीय है या नहीं, ये एक चुनौतीपूर्ण और अधिक समय लेने वाला कार्य है। अतः हम इसके लिए एक अन्य विधि का उपयोग करते हैं, जिसमें हमें सबसे पहले दो चीज़ों को ज्ञात करने की आवश्यकता होगी। उनको कहते हैं बायां अवकलज और दायां अवकलज।
तो इनके बारे में पढ़ते हैं पहले। इनके मान ठीक हम उसी प्रकार से ज्ञात करने वाले हैं जैसे हमने दाईं और बाईं सीमा को ज्ञात किया है। अब इनके जो सूत्र हैं उनको याद कैसे करना है, पहले आप याद कीजिए कि बाईं सीमा को आपने व्यक्त किया था एफ ए माइनस जीरो से और दाईं सीमा को आपने व्यक्त किया था एफ ए प्लस जीरो से, और उसके सूत्र में आपने लिखा था इक्वल लगाकर लिमिट एस टेंस टू जीरो इक्वल लिमिट एस टेंस टू जीरो। उसके बाद आपने बाईं सीमा में लिखा था एफ ए माइनस एच और दाईं सीमा में लिखा था एफ ए प्लस एच। अब बाएं अवकलज को व्यक्त किया जाता है एफ डैश ए माइनस जीरो से और दाएं अवकलज को व्यक्त किया जाता है एफ डैश ए प्लस जीरो से, और इन सूत्र को आगे भी बढ़ाया जाता है। यहाँ पर लिखा जाता है माइनस एफ ए और बटे में एक वैल्यू और आती है, यहाँ पर आएगा माइनस एच और यहाँ पर आ जाएगा प्लस एच। ये क्रमशः बाएं अवकलज और दाएं अवकलज को ज्ञात करने के सूत्र होंगे। यहाँ एच का मान हमेशा जीरो से बड़ा होगा और इनका मान ज्ञात करने के लिए हम हमेशा पहले से ही बिंदु ए पर फलन का मान एफ ए माइनस एच और एफ ए प्लस एच को दिए गए फलन एफ एक्स से ज्ञात करेंगे और उसके बाद इन सूत्रों में रखते हुए दाएं और बाएं अवकलज के मान की गणना करेंगे। अब बिना वक्र बनाए किसी बिंदु पर अवकलनीयता की जांच करने के लिए हम उस बिंदु पर दाएं और बाएं अवकलज को ज्ञात करते हैं। यदि वह अवकलज दोनों अवकलज एक समान या वास्तविक रूप से एक समान हो तब हम कह सकते हैं कि उस बिंदु पर दिया गया फलन अवकलनीय होगा। अर्थात एफ डैश ए माइनस ज़ीरो इज इक्वल टू दी एफ डैश ए प्लस ज़ीरो, और यदि इनमें से कोई भी एक मान अनिर्धारक, अनंत या कोई काल्पनिक संख्या आ जाए तो हम उस स्थिति में उस अवकलज को विद्यमान नहीं मानेंगे और इस स्थिति में वह फलन उस पर्टिकुलर पॉइंट x बराबर a पर अवकलनीय नहीं होगा। अर्थात दोनों अवकलज के मान वास्तविक रूप से एक समान होने चाहिए। नेक्स्ट हम किसी एक बिंदु पर जांच करने के बाद अंतराल यानी खुले अंतराल और बंद अंतराल में अवकलनीयता की जांच करते हैं, और इसके लिए पूर्व की भांति ही पहले हम खुले अंतराल में अवकलनीयता की बात करते हैं। फलन एफ एक्स खुले अंतराल ए बी या ओपन इंटरवल ए बी में अवकलनीय होगा यदि वह इस अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय हो, यानी हमें खुले अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीयता की जांच करनी होगी, और यदि एक भी बिंदु ऐसा मिल जाए जिस पर फलन अवकलनीय ना हो तो वह फलन दिए गए खुले अंतराल में भी अवकलनीय नहीं होगा। नेक्स्ट, फलन एफ एक्स बंद अंतराल ए बी में अवकलनीय होगा यदि वह इससे बनने वाले खुले अंतराल में अवकलनीय हो, क्योंकि हम जानते हैं कि हर एक बंद अंतराल में उसका खुला अंतराल तो शामिल होता ही है। तो सबसे पहले इसके खुले अंतराल में अवकलनीयता की जांच कर लेंगे। उसके बाद बचे बिंदु ए और बी, इसके लिए x बराबर a पर केवल दायां अवकलज यानी f डैश ए प्लस जीरो विद्यमान होना चाहिए। विद्यमान होने का मतलब उसका मान एक वास्तविक संख्या आना चाहिए, और इसी प्रकार b पर केवल बायां अवकलज यानी f डैश b माइनस जीरो विद्यमान होना चाहिए। तो इस प्रकार किसी बंद अंतराल में भी अवकलनीयता की जांच हो जाएगी। इसके बाद अवकलनीय फलनों के कुछ और गुणधर्म भी होते हैं, जिसमें से पहला है कि यदि कोई दो फलन f(x) और g(x) अवकलनीय हों तो उनका योग, अंतर, गुणा और भाग और संयुक्त फलनों से बनने वाले नए फलन भी अवकलनीय होते हैं। ठीक वैसे ही जैसे किसी दो सतत फलनों का योग, अंतर, गुणा, भाग और संयुक्त फलन भी सतत होता था। दूसरा गुणधर्म बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल, चरघातांकी यानी कि एक्सपोनेंशियल और अचर यानी कि कांस्टेंट फंक्शन, ये सर्वत्र अवकलनीय होते हैं, क्योंकि इन फलनों के वक्र किसी भी बिंदु पर विच्छेदित नहीं होते और अचानक अपनी दिशा नहीं बदलते, जिससे अचानक घुमावदार नहीं होते। इससे इनके प्रत्येक बिंदु पर केवल और केवल एक स्पर्शरेखा का ही अस्तित्व होता है।
नेक्स्ट लघुगणकीय यानी कि लॉगरिथमिक, त्रिकोणमितीय और प्रतिलोम फलन जो होते हैं वो अपने प्रांत यानी डोमेन में ही अवकलनीय होते हैं। अपने डोमेन से बाहर वो किसी भी बिंदु पर अवकलनीय नहीं होते। और इन सभी फलनों के ग्राफ मैं आपको पहले भी सतत फलनों के अंदर बता चुका हूँ, तो आप उन सभी फलनों के ग्राफ ऊपर आई लिंक में दिए गए वीडियो में देख सकते हैं। जिसके क्वेश्चन नंबर 1 में हमें ये सिद्ध करना है कि दिए गए फलन x के प्रत्येक वास्तविक मान के लिए अवकलनीय हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है f(x) बराबर x, और यदि ये प्रत्येक वास्तविक मान के लिए अवकलनीय हैं तो हम एक वास्तविक संख्या a लेते हैं जिस पर हम अवकलनीयता की जांच करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम फलन का मान ज्ञात करते हैं जो होगा fa, जिसकी वैल्यू बनेगी a इस फलन के बेस पर। इसके बाद हमें दो मान और ज्ञात करने हैं fa माइनस h और fa प्लस h, जो कि फलन में x के स्थान पर a माइनस h और a प्लस h रखने पर प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर वैल्यू आएगी a माइनस h और a प्लस h। इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। अब सबसे पहले ज्ञात करते हैं बायां अवकलज या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, जिसका सूत्र होता है f डैश a माइनस 0 इज इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच, वेयर एच इज़ पॉजिटिव। अब इस क्वेश्चन में हमने ए के स्थान पर ए को ही मान रखा है, इसलिए सिर्फ इस साइड को हल करते हैं। अब इसमें समीकरण 2 से वैल्यू रख देते हैं। तो एफ ए माइनस एच का मान है ए माइनस एच और एफ ए का मान है ए अपॉन माइनस एच। इसमें पहले a से a कैंसिल हो जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस एच अपॉन माइनस एच, जो कि पुनः कैंसिल होने पर बचेगा 1। तो यहाँ पर आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और 1। अब एक कांस्टेंट है जिस पर लिमिट का कोई असर नहीं होगा, तो इसकी ओवरऑल वैल्यू बनेगी 1, जो कि f डैश a माइनस 0 का मान है, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 3। इसी प्रकार हम ज्ञात करते हैं दायां अवकलज यानी राइट हैंड डेरिवेटिव, जिसका सूत्र जहाँ पर h पॉजिटिव है। अब इस सूत्र में a के स्थान पर a का ही यूज़ किया है, तो सीधा इस पार्ट को हल करते हैं, जिसमें मान लिख देते हैं समीकरण 2 से। तो बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 a प्लस h माइनस a अपॉन h, जिसमें पहले a से a कैंसिल और लिमिट को अप्लाई करने से पहले ही यहाँ h से h भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और 1। अब एक कांस्टेंट है जिस पर लिमिट का कोई असर नहीं होगा, तो ये दाएं अवकलज का मान आ जाएगा, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 3 और 4 से दोनों अवकलज एक समान हैं। इसका मतलब दिया गया फलन x बराबर a, जो कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, पर अवकलनीय होगा, और आपको यही सिद्ध करना था। नेक्स्ट पार्ट में दिया गया फलन है एक कांस्टेंट फंक्शन यानी f(x) इक्वल c, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1, और एक पॉइंट a मान लेते हैं जो कि कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। अब हम इस a पर दिए गए फलन की अवकलनीयता की जांच करेंगे। इसके लिए सबसे पहले f a माइनस h और f a प्लस h का मान ज्ञात करेंगे। f a इस फंक्शन में यदि x के स्थान पर a रख दूं तो यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये एक कांस्टेंट फंक्शन है। तो इन तीनों के मान जो आएंगे वो आएंगे c, c और c, और इसको ओवरऑल लगा देंगे समीकरण नंबर 2। अब ज्ञात करते हैं बायां अवकलज और दायां अवकलज, जिनके सूत्र होंगे जहाँ पर h की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। अब यहाँ पर हमने a के स्थान पर a ही मान रखा है, तो सूत्र में सिर्फ इस पार्ट को ही हल करते हैं, जिनमें अज्ञात मान हम समीकरण 2 से लिख देंगे। तो बाएं अवकलज में बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h का मान c और f a का मान भी c अपॉन माइनस h,
इसी प्रकार दाएं अवकलज का मान ज्ञात करते हैं तो वो भी प्राप्त होगा c माइनस c यानी बटे में और बटे में h, जिसको आगे हल करते हैं तो c से c हो जाएगा कैंसिल, यानी ओवरऑल बचेगा 0 और 0 में किसी भी संख्या का भाग लगाएं तो उत्तर आएगा 0। किसी भी संख्या से मतलब h और माइनस h से है, तो यहाँ पर ओवरऑल उत्तर बनेगा लिमिट h टेंस टू 0 0 और दाएं अवकलज में बनेगा लिमिट h टेंस टू 0 0। अब 0 एक कांस्टेंट है जिस पर लिमिट का कोई असर नहीं होगा, तो ओवरऑल वैल्यू बनेगी 0 और 0, जो कि क्रमशः बायां अवकलज यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव होगा। तो इस प्रकार हमने दाएं और बाएं अवकलज के मान ज्ञात कर लिए हैं, जिनको नाम देते हैं समीकरण 3 और 4। अब समीकरण 3 और 4 के मान एक जैसे हैं तो हम कह सकते हैं कि दिया गया फलन किसी भी वास्तविक संख्या के लिए अवकलनीय होगा, और हमें यही सिद्ध करना था। नेक्स्ट पार्ट में दिया गया फलन है f(x) बराबर e की पावर x, और पूर्व की भांति ही जिसके लिए हम fa का मान ज्ञात करें तो प्राप्त होगा e की पावर a, fa माइनस h का मान प्राप्त करें तो e की पावर a माइनस h, जिसको आगे हल करें तो बनेगा e की पावर a इंटू e की पावर माइनस h, क्योंकि आधार समान हो तो घातों का योग हो सकता है, और अगर घातों का योग या अंतर हो तो उसको समान आधार के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसी प्रकार fa प्लस h का मान बनेगा e की पावर a प्लस h, या यूं कहूँ e की पावर a इंटू e की पावर h। तो इस प्रकार ये मान ज्ञात किए और इसको नाम दिया समीकरण नंबर 2। अब ज्ञात करते हैं बायां अवकलज या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, जिसका सूत्र है, अब समीकरण 2 से दिए गए मान जो हैं उनको यहाँ पर रख कर हल करते हैं तो हमें प्राप्त होगा लिमिट h टेंस टू 0 e की पावर a e की पावर माइनस h माइनस e की पावर a और बटे में माइनस h। अब अंश में से कॉमन आ सकता है e की पावर a, तो नेक्स्ट स्टेप बनेगा लिमिट h टेंस टू 0 और e की पावर a कांस्टेंट है तो उसको बाहर कर देते हैं, तो बाकी बचेगा e की पावर माइनस h माइनस 1 और बटे में माइनस h। अब कक्षा 11 में हमने एक सूत्र पढ़ा था लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर x माइनस 1 बटे x, जिसका उत्तर प्राप्त होता है 1। तो इस आधार पर इस कोष्ठक वाले का मान भी 1 आएगा, तो यहाँ पर आएगा e की पावर 1 इंटू 1, जिससे बाएं अवकलज f डैश a माइनस 0 का मान प्राप्त होगा e की पावर a, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 3। इसके बाद ज्ञात करते हैं दायां अवकलज राइट हैंड डेरिवेटिव, जिसका सूत्र है, जिसमें इसका मान समीकरण 2 की सहायता से लिखते हैं तो हमें प्राप्त होगा f डैश a प्लस 0 इज इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 e की पावर a इंटू e की पावर h माइनस e की पावर a अपॉन h, जिसमें पूर्व की भांति ही अंश में से e की पावर a को कॉमन लेके लिमिट से बाहर किया तो शेष बचेगा e की पावर h माइनस 1 बटे में h, जिसको कक्षा 11 के सूत्र से हल करने पर e की पावर a इंटू 1 प्राप्त होगा, यानी e की पावर a, जो कि दाएं अवकलज का मान है। इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 3 और 4 से मान एक जैसे मिल रहे हैं, इसका मतलब दिया गया फलन x के प्रत्येक वास्तविक मान के लिए अवकलनीय होगा, और यही आपको सिद्ध करना था। इसके फोर्थ पार्ट में दिया गया फलन है f(x) बराबर sin x, जिसमें पूर्व की भांति ही, और इसके बाद मान ज्ञात करते हैं fa का, जो कि प्राप्त होगा sin a fa माइनस h, यानी sin a माइनस h, और fa प्लस h, जो कि होगा sin a प्लस h, जिसको हम sin a माइनस b और sin a प्लस b के फॉर्मूले से खोल लेते हैं, और इसको ओवरऑल नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। अब एक छोटी सी कंसेप्ट का यूज़ करने वाले हैं कि यदि कोण बहुत छोटा हो, यानी थीटा बहुत छोटा हो, तो साइन थीटा का मान होता है थीटा और कोस थीटा का मान होता है 1, जिससे ये वाला पार्ट बड़ी इजीली सॉल्व हो जाएगा। और सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं बायां अवकलज।
सूत्र, जिसमें इस पार्ट में मान समीकरण नंबर 2 की सहायता से लिख देते हैं। तो f डैश a माइनस 0 इक्वल लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर आएगा साइन ए कोस एच माइनस कोस ए साइन एच, और एफ ए का मतलब बनता है साइन ए अपॉन माइनस एच। अब h टेंस टू 0 का मतलब है कि h अत्यंत छोटा है, तो कोस h का मान 1 होगा और साइन h का मान h होगा, अर्थात जिससे f डैश a माइनस 0 का मान हमें प्राप्त होगा लिमिट h टेंस टू 0 साइन ए इंटू 1 माइनस कोस ए इंटू एच और माइनस साइन ए अपॉन माइनस एच। अब साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, और शेष जो बचेगा वो होगा लिमिट h टेंस टू 0 माइनस कोस ए इंटू एच अपॉन माइनस एच, जिसमें माइनस से माइनस और h से h कैंसिल, शेष बचा लिमिट h टेंस टू 0 और cos a। अब cos a यानी ये कांस्टेंट बनेगा, तो h का मान 0 रखने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि बाएं अवकलज का मान भी हमें cos a मिलेगा, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 3। इसी प्रकार ज्ञात करते हैं दायां अवकलज। सूत्र, समीकरण 2 से मान रखने पर, जिसमें पुनः h न्यून है तो जिसमें पुनः साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा, और शेष जिसमें पुनः h से h कैंसिल हो जाएगा, जिस पर लिमिट अप्लाई करने पर हमें प्राप्त होगा cos a, जो कि दाएं अवकलज का मान होगा। इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 4। समीकरण 3 और 4 से मान एक जैसे मिल रहे हैं, इसका मतलब दिया गया फलन प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए अवकलनीय होगा, और हमें यही सिद्ध करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में हमें f(x) बराबर mod x के लिए सिद्ध करना है कि बिंदु x बराबर 0 पर फलन अवकलनीय नहीं है। इसके लिए मैं सबसे पहले f(x) को यानी mod x को पुनः लिखता हूँ, जिसके लिए हम जानते हैं कि mod x वाले फलन का मान x लिया जाता है यदि x 0 हो, 0 से बड़ा हो, और माइनस x लिया जाता है यदि x 0 से छोटा हो। इक्वल 0 यहाँ अगर सेट कर दूँ तो x का मान 0 होने पर फलन का मान भी 0 बनेगा, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। अब हमें 0 पर अवकलनीयता की जांच करनी है, यानी सिद्ध करना है कि 0 पर अवकलनीय नहीं है। तो x बराबर 0 पर हम बायां अवकलज और दायां अवकलज का मान ज्ञात करेंगे, लेकिन उससे पहले f0 माइनस h और f0 प्लस h का मान ज्ञात करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में एक स्थान पर हमें 0 दिया गया है। तो 0 पर फलन का मान आएगा 0, 0 माइनस h का मतलब 0 से छोटा, तो ये अंतराल जिसके संगत फलन बनेगा माइनस x, लेकिन x के स्थान पर यूज़ करेंगे 0 माइनस h या माइनस h का, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस h, जिसको हल करने पर बनेगा प्लस h। इसी प्रकार 0 प्लस h का मतलब 0 से बड़ा, इस अंतराल के संगत फलन x, और x के स्थान पर रखेंगे 0 प्लस h यानी कि h, तो हमें प्राप्त होगा 0 प्लस h यानी कि h। ये है ओवरऑल समीकरण नंबर 2। इसके बाद बायां अवकलज, जिसका सूत्र, इसमें एक स्थान पर रखेंगे 0, क्योंकि फलन में 0 पर जांच करने को कहा गया है। तो अगला पद ये मिलेगा, जिसमें केवल इस साइड का मान हम लोगों को हल करना है। इसे कभी हल नहीं करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ बाएं अवकलज को व्यक्त करने का एक माध्यम है। अब समीकरण 2 से इसमें मान रखते हैं, तो बाएं अवकलज का मान प्राप्त होगा लिमिट h टेंस टू 0 h माइनस 0 अपॉन माइनस h, जिसको आगे हल करने पर हमें प्राप्त होगा लिमिट h टेंस टू 0 h अपॉन माइनस h। h से h को अगर कैंसिल कर दें तो हमें प्राप्त होगा लिमिट h टेंस टू 0 माइनस 1, जो कि एक कांस्टेंट है, जिस पर लिमिट यूज़ करने पर हमें उत्तर प्राप्त होगा माइनस 1, जो कि बाएं अवकलज का मान होगा, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 3। अब ज्ञात करते हैं दायां अवकलज, जिसका सूत्र, जिसमें एक स्थान पर रखेंगे 0,
और इसके मान रखेंगे समीकरण 2 से। तो हमारा अगला पद बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h माइनस 0 अपॉन h, जिसमें h से h कैंसिल होने के बाद बचेगा 1, जो कि एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट पर लिमिट का फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसका उत्तर 1 प्राप्त होगा, जो कि दाएं अवकलज का मान है, जिसको नाम देंगे समीकरण नंबर 4। समीकरण 3 और 4 से स्पष्ट है कि दोनों अवकलज समान नहीं हैं। इसका मतलब दिया गया फलन x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है और हमें यही सिद्ध करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से मॉड फंक्शन है, जिसकी हमें 0 और 1 पर अवकलनीयता की जांच करनी है। इसके लिए सबसे पहले मैं दिए गए फलन को मापांक रहित करूंगा, यानी मॉडुलस को हटा दूंगा, और इसके लिए आप ऊपर दिए गए आई लिंक में वीडियो देख सकते हैं। तो f(x) को मापांक रहित करने पर f(x) होगा 1 माइनस 2x यदि x का मान 0 से कम हो, 1 यदि x का मान 0 या 0 से बड़ा लेकिन 1 या 1 से छोटा हो, और 2x माइनस 1 होगा यदि x का मान 1 से बड़ा हो। ये आपका फंक्शन है दिया गया, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। अब हम इसकी जांच 0 और 1 पर करेंगे। तो सबसे पहले x बराबर 0 पर, जिसके लिए मुझे सबसे पहले f0 का मान ज्ञात करना होगा। इक्वल 0 इस अंतराल में है जिसके संगत फलन का मान 1, तो हम यहाँ लिख देंगे 1। फिर f0 माइनस h, 0 माइनस h का मतलब 0 से छोटा, यानी ये अंतराल जिसके संगत फलन होगा 1 माइनस 2x, जिसमें हम x के स्थान पे रखेंगे 0 माइनस h यानी माइनस h। तो हमें प्राप्त होगा 1 माइनस माइनस प्लस 2h। इसके बाद हम ज्ञात करेंगे f0 प्लस h, 0 प्लस h के संगत अंतराल ये जिसके संगत फलन होगा 1। तो यहाँ पर हमें उत्तर प्राप्त होगा 1। इसको ओवरऑल नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। अब x बराबर 0 पर बायां अवकलज, जिसमें बाएं अवकलज के सूत्र में a का मान 0 रखने पर हमें मिलेगा, जिसमें इस साइड में समीकरण 2 से मान रखते हैं। तो हमें प्राप्त होगा बायां अवकलज f'0 माइनस 0 इज इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस 2h माइनस 1 और बटे में माइनस h, जिसमें 1 से 1 हो जाएगा कैंसिल। नेक्स्ट स्टेप बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 2h बटे में माइनस h, जिसमें h से h कैंसिल होने के बाद हमें प्राप्त होगा माइनस 2 और लिमिट h टेंड्स टू 0। ये कांस्टेंट है जिस पर लिमिट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ओवरऑल बाएं अवकलज f'0 माइनस 0 का मान हमें प्राप्त होगा माइनस 2, जिसको लिख देते हैं समीकरण नंबर 3। अब ज्ञात करते हैं दायां अवकलज, जिसमें सूत्र से a का मान 0 रखने पर हमें प्राप्त होगा, जिसमें इस साइड में मान रखेंगे समीकरण 2 से। तो हमें प्राप्त होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस 1 और बटे में h। अब ऊपर 1 से 1 कैंसिल करने पर हमें प्राप्त होगा 0 बटे h, जिसको हल करने पर मिलेगा 0, जो कि कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू बन जाएगी 0। ये आपके दाएं अवकलज का मान है, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 4। अब 3 और 4 से दोनों अवकलज के मान समान नहीं हैं, इसलिए दिया गया फलन x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं होगा, जो कि आपके क्वेश्चन का एक पार्ट है। इसी प्रकार हम x बराबर 1 पर भी ये जांच करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम f1 माइनस h और f1 प्लस h के मान ज्ञात करेंगे, क्योंकि a का मान 1 है, जिनके मान फलन से हमें प्राप्त होंगे 1 और 1 प्लस 2h। इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 5। अब x बराबर 1 पर बायां अवकलज जो होगा, जिसमें इस साइड में मान रखते हैं समीकरण 5 से। तो हमें प्राप्त होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस 1 बटे माइनस h, 1 से 1 कैंसिल होने पर बनेगा 0 और 0 में माइनस h का भाग देने पर हमें फिर से प्राप्त होगा 0, जो कि कांस्टेंट है, और लिमिट अप्लाई करने पर आएगा फिर से 0, क्योंकि कांस्टेंट पर लिमिट का कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको नाम देते हैं समीकरण 6। इसी प्रकार x बराबर 1 पर दायां अवकलज, जो सूत्र से हमें प्राप्त होगा। अब
इस साइड में मान रखते हैं समीकरण 5 से, तो हमें प्राप्त होगा लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस 2h माइनस 1 और बटे में h। अब 1 से 1 कैंसिल। उसके बाद जब हम 2h में h का भाग लगाएंगे तो हमें प्राप्त होगा लिमिट h टेंस टू 0 और 2 जो कि कांस्टेंट है, तो वैल्यू आएगी दाएं अवकलज की सिर्फ 2, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 7। अब समीकरण 6 और 7 से पुनः स्पष्ट है कि दोनों अवकलज समान नहीं है, अतः दिया गया फलन x बराबर 1 पर भी अवकलनीय नहीं होगा। और यही आपके सेकंड पार्ट का आंसर है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नए वीडियो के साथ जल्दी मुलाकात होगी। धन्यवाद।